हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अपने चैप्टर 1 का, अपने स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी भूमिका में क्या दिया है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आप डिटेल में पढ़ लेना। शुष्क मौसम में हमने देखा होगा कि जब भी हम कपड़े उतारते हैं तो उसमें से चट आवाज़ आती है, या तो जब हम रज़ाई ओढ़ते हैं तो उसमें से चिंगारियाँ दिखती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? उसमें आवेश उत्पन्न होता है, आवेश की वजह से एक बल उत्पन्न होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा पहला टॉपिक है इसमें विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है, चलिए देखते हैं। विद्युत आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब विद्युत आवेश की सबसे पहले खोज किसने करी थी? थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने इस आवेश की खोज करी थी, और थेल्स ग्रीस के मिलेटस का रहने वाला था, और इसकी खोज हुई थी 600 BC में। आवेश की खोज करी थी थेल्स ने, कब करी थी? 600 BC में, और कहाँ का रहने वाला था? ग्रीस के मिलेटस का। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम सब ने बचपन में ये खेल खेला होगा। एक स्केल लिया, इस स्केल को हम अपने सिर पे रगड़ते हैं। जब हम इस स्केल को रगड़ते हैं तो वो हल्की सी गर्म होती है, मतलब कि आवेशित होती है। इस आवेशित स्केल को जब हम कागज़ों के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो ये टुकड़े क्या होंगे? इस स्केल पे आके चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में आवेश उत्पन्न होता है, और ये आवेश उत्पन्न होता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। अब जब हम इस स्केल को रगड़ते हैं तो ये धन आवेशित होती है, और ये होते हैं ऋण आवेशित। हमने देखा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है वो वस्तु आके चिपकती है। आप सोच रहे होंगे स्केल क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि स्केल का द्रव्यमान ज़्यादा होता है और कागज़ के टुकड़ों का कम होता है। इस वजह से ये कागज़ के टुकड़े स्केल पे आके चिपक जाते हैं। अब हम देखते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आवेश। दूसरा होता है ऋणात्मक, मतलब कि नेगेटिव चार्ज। दो आवेश हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक। आइए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। हम दो बॉल लेते हैं, दोनों में आवेश समान है, मतलब दोनों का आवेश धनात्मक है, और दोनों को एक दूसरे के पास में रखते हैं। तो ये क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब कि ये होगा प्रतिकर्षित, रिपेल होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी तरह अगर हम दो और चीज़ें लेते हैं, दो और बॉल लेते हैं जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसका आवेश होता है माइनस, तो ये दोनों भी क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों कंडीशन में आवेश कैसे हैं? समान है। अब तीसरा केस हम लेते हैं जिसमें एक आवेश है प्लस धनात्मक और दूसरा आवेश है माइनस ऋणात्मक। तो जब भी हमने दोनों आवेश अलग अलग लिए हैं तो ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित होंगे तो ये दोनों आके चिपक जाएंगे। ये तीनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम समान आवेश लेते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, और जब भी असमान आवेश लेते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। मतलब कि हमने अभी देखा कि जब भी हमने प्रोटॉन लिए तो उनके बीच में क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ, और जब भी हमने इलेक्ट्रॉन लिए तो उनके बीच में भी हुआ प्रतिकर्षण। लेकिन जब हमने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उनके बीच में क्या हुआ? आकर्षण हुआ। तो ये चीज़ें समझ में आई, प्रतिकर्षण कब होता है और आकर्षण कब होता है। अब हम समझते हैं कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। तो स्थिर वैद्युत बल मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो अभी हमने देखा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मतलब जब दोनों आवेश अलग थे तो क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इनके बीच में एक ऐसा बल कार्य कर रहा था जो कि इनको दूर या पास ले जाने में मदद कर रहा है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, एक ऐसा बल जो आवेशों को प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित करता है, उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल क्या हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें आवेश हो, वो आवेश प्रतिकर्षित हो रहे हों या आकर्षित हो रहे हों, उसको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल। ऐसा बल जिसकी वजह से ये आवेश दूर जाते हैं अथवा पास आते हैं, उनको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल। अब हम देखते हैं कि आवेश कितने होते हैं। तो आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो मात्रा है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए समान होगी। ठीक है, तो प्रोटॉन की भी होगी 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन की भी होगी 1.6 × 10⁻⁻19। और आवेश का मात्रक मतलब कि यूनिट होता है कूलम। वो हम जानते हैं कि इसका मात्रक होता है कूलम। अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया, भूमिका हो गई, हमारा विद्युत आवेश के बारे में हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं, हमारी किताब में एक उदाहरण दिया है, आप सब देख सकते हो कि हमने 2 छड़ ली है। पहले केस में हमने दोनों कांच की छड़ ली है। तो कांच की छड़ दोनों धन आवेशित है। तो जब भी दोनों धन आवेशित मतलब कि आवेश जब समान होते हैं तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगी। उसी तरह यहाँ पे 2 छड़ ली है, दोनों छड़ है प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक की छड़ है मतलब कि ये होगी ऋण आवेशित होगी। तो जब भी ये दोनों ऋण आवेशित है तो आवेश हमारे समान है। आवेश समान होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक दूसरे से दूर जाएगी। अब यहाँ पे तीसरे में देखते हैं, एक छड़ हमने कांच की ली है, एक प्लास्टिक की ली है। कांच की छड़ है मेरी धन आवेशित और प्लास्टिक की छड़ है मेरी ऋण आवेशित। तो जब भी दोनों में असमान आवेश होंगे, एक धन है और एक ऋण है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये तीनों चीज़ों के बारे में अभी हमने समझा है, वही 3 चीज़ें आपकी किताब में छड़ लेके बताई है। पहले में दोनों ली है कांच की छड़, दोनों का आवेश है प्लस, तो आवेश समान होता है तो एक दूसरे से दूर जाएगी। दूसरी ली है प्लास्टिक की छड़, दोनों का आवेश है माइनस, आवेश समान है तो ये भी एक दूसरे से दूर जाएगी, प्रतिकर्षित होगी। और तीसरे में एक प्लस है एक माइनस है, एक कांच की छड़ है एक प्लास्टिक की, तो दोनों असमान आवेश वाली हैं तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। इसी चीज़ को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। एक हमने रेशम के धागे से एक बॉल को बांधा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक छड़ लेते हैं, इस छड़ को हम रगड़ के आवेशित करते हैं। तो जब भी हम इसको आवेशित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगी, धनात्मक आवेश होंगे और यहाँ पे होंगे माइनस। तो ये जो प्लस है, अब प्लस किसके साथ आकर्षित होते हैं, माइनस के साथ। तो ये जो बॉल है मेरा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस आएंगे। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, अगर मान लेते हैं ये जो छड़ है मेरी, यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये जो बॉल है यहाँ पे ये क्या होगा, ये हिस्सा प्लस होगा और ये हिस्सा होगा माइनस। ये प्लस होगा तभी ये इसके साथ आकर्षित होगा। यहाँ पे हमने देखा ये माइनस है
तभी ये इसके साथ प्लस के साथ आकर्षित होता है। मतलब हमें इतना याद रखना है कि जब भी प्लस और माइनस विरुद्ध आवेश होंगे या असमान आवेश होंगे तभी हमारी वस्तुएं आकर्षित होंगी, और जब समान आवेश होंगे तो वो क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। ठीक है, ये सब हो गया आवेशों के बारे में। अब हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं जो कि है चालक तथा विद्युतरोधी। चालक तथा विद्युतरोधी क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम सबको पता है चालक क्या होता है। ऐसी वस्तुएं, चलिए देखते हैं हम चालक। तो ऐसी वस्तुएं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से पसार होने दे उन्हें कहते हैं हम चालक। जैसे कि हमें पता है, हम तार ले लेते हैं, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं, चालक। चालक मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पसार होने दे उनको बोलेंगे हम चालक। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी चालक की, ऐसी वस्तुएं जिनकी प्रतिरोधक शक्ति कम हो उसे चालक कहते हैं। ठीक है, तो चालक क्या होगा, ऐसी वस्तुएं जिनकी प्रतिरोधक शक्ति कम हो उसे चालक कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिसमें से इलेक्ट्रॉन पसार हो रहे हो और इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो क्षमता होती है वो कम होती है, उसे हम कहेंगे चालक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर आदि, ये जितने भी धातु होते हैं वो सब क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो इसके उदाहरण होंगे गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर आदि, जितने भी धातु होंगे वो सब होंगे चालक। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। चालक की विशेषताएं क्या होगी, तो चालक की विशेषताएं होंगी, सबसे पहला तो क्या होगा कि उसमें प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। दूसरी क्या होगी, चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। दूसरी क्या होगी, चालक के अंदर, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। और तीसरा होगा चालक के पृष्ठ के हर एक बिंदु पर आवेश समान होता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या होगी, सबसे पहले तो प्रतिरोधक शक्ति कम होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से पार हो सकता है। दूसरा होगा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तीसरा होगा कि चालक के हर एक बिंदु पर जो आवेश होंगे या जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। ठीक है, अब इसका विरोधी देखते हैं हम। तो इसका विरोधी होता है अचालक, जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, अचालक। अब अचालक क्या होगा, इसका विरोधी। तो जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पसार
नहीं होने देता उसको बोलते हैं अचालक। तो इसकी परिभाषा हम उल्टी लिख सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनकी प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा हो उसे बोलते हैं अचालक। आइए लिखते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनकी प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा हो उसे अचालक कहते हैं। ठीक है, तो अचालक क्या हो गया? ऐसी वस्तुएं जिनकी प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा हो उसे अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया मेरा रबर या प्लास्टिक आदि, ये सब क्या होंगे? अचालक होंगे। जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पसार नहीं होने देते वो सब होंगे अचालक। ठीक है, तो ये हो गई मेरी दो चीज़ें। चालक अचालक क्या होता है? चालक जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पसार होने देती है और जिसकी प्रतिरोधक शक्ति कम होती है वो होते हैं चालक, और अचालक होते हैं जिनकी प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होती है और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पसार नहीं होने देती है वो होती है अचालक। अचालक के उदाहरण हैं रबर, प्लास्टिक आदि। ठीक है, अब एक हम समझते हैं कि एक जो पोल है, ये पोल से 3 वायर हमारे घर पे आते हैं। पोल से 3 वायर हमारे घर पे आते हैं। 3 वायर होते हैं। एक तो होता है